A very warm welcome to all of you. My name is Anjal Tyagi and this is my YouTube channel. So today we would be starting with Unit 2 for BPCC 105. This particular session will be the part 1 and the unit sounds like problems and hypothesis. Okay, so let's begin with today's session. Prior to that, I would love to inform you all that I post certain other sessions also. फिर आप और भी content आप check out कर सकते हैं on my YouTube channel. Okay, I would be providing you the best explanative sessions with quality content, and if you find them helpful, you can surely like, subscribe, and share. You can join my Telegram channel where I would be providing you the PDF and the updates and all the stuff. You can put your doubts in the doubt form, comment section or mail. You can check the description box. वहाँ पर आपको सारे attached links वगैरह मिल जाया करेंगे. Right? So let's begin with today's session. So today's content involves all and each topic related to problem. आज हम रिसर्च के अंदर जो अपनी प्रॉब्लम होती है, जो रिसर्चिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके ऊपर हमारा सारा फोकस रहेगा, जिसके अंदर हम देखेंगे द नेचर एंड मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम, ways in which problem is manifested, identifying a research problem, then considerations in selecting a research problem, then formulating a research problem, importance of formulating a research problem, and types of research problem. तो आज का हमारा सारा फोकस इन सारे अपने टाइप्स के ऊपर या कंटेंट के ऊपर रहेगा. सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो साइकोलॉजिकल रिसर्च होती है उसके अंदर आपको जो दो मेन कंपोनेंट्स दिखते हैं, दैट इज द प्रिंसिपल्स. देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, सर्टेन गाइडलाइंस, प्लस में प्रैक्टिस. कुछ अटेम्प्ट्स होते हैं एक पर्टिकुलर रिसर्च को प्रूव करने के लिए. ठीक है, तो साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंदर ये दो मेन आपके जो है कंपोनेंट्स रहते हैं. जब भी आप एक प्रॉब्लम के अंदर, एक रिसर्च के अंदर आप अपना काम कर रहे हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, right? Then we would be seeing nature and meaning of psychological problem या research problem जो होती है. जब भी हम किसी भी research के अंदर like एक psychological research के अंदर अपना काम जोड़ते हैं, there is a problem, okay? उसी problem के surrounding आपकी research जो है revolve करती है. तो ये जो problem है इसका nature समझेंगे और इसका meaning समझेंगे. ठीक है, जब भी आपकी एक साइंटिफिक इंक्वायरी डेवलप होती है जिसके अंदर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर अपनी रिसर्च करनी होती है, उसके ऊपर आपके कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स आपको सर्च आउट करनी होती है. जब भी आप एक साइंटिफिक इंक्वायरी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं एज अ रिसर्चर, तो सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है उस पर्टिकुलर इवेंट के रिलेटेड. ठीक है, अगर आपको उस पर्टिकुलर इवेंट या फिर स्टिमुलाई या जो भी आपका रिसर्च का फोकस है, अगर आपको उस रिसर्च के फोकस जो इवेंट है उसके रिगार्डिंग अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, डेटा नहीं मिल पाता है, इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ, ठीक है, टू आंसर द क्वेश्चन, देन द प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट. क्योंकि आप जो है एक पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर साइंटिफिक इंक्वायरी कंडक्ट करना चाहते हो, बट यू लैक इन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और डेटा रिलेटिंग टू दैट पर्टिकुलर इंक्वायरी. ठीक है, जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा, डेटा नहीं होगा, देन देयर इज अ प्रॉब्लम दैट यू नीड टू फर्स्ट टैकल. तो इस प्रॉब्लम को ही हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम का नाम दे रहे हैं यहाँ पे, जो कि हमें हेल्प करती है, बेसिकली गाइड करती है एक पर्टिकुलर साइंटिफिक इंक्वायरी के अंदर. जो भी प्रॉब्लम हमारी डेवलप होती है, इट हेल्प्स अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल. हर एक इवेंट के ऊपर जिसके ऊपर हम रिसर्च करना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. तो इन वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप समझना भी हमारे प्रॉब्लम का पार्ट होता है, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू सेकंड थिंग या फिर सेकंड टॉपिक, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम. हमने देखा प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है. तो अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट होती है या फिर प्रॉब्लम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है,
सो टू आंसर क्वेश्चंस इफेक्टिवली, जब भी हमें कोई भी एक साइंटिफिक इंक्वायरी के अंदर हमें कोई भी डाउट अराइज होता है या क्वेश्चन अराइज होता है, तो जब हम उसको आंसर करना चाहते हैं तो वी बेसिकली बिल्ड अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमें पहले एक कंस्ट्रक्टिव, एक क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करना पड़ता है, उसको डेवलप करना पड़ता है, सो दैट वी कैन आंसर द क्वेश्चंस मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो वो जो भी प्रॉब्लम होती है वो बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है, अ स्टेटमेंट दैट इज interrogative in nature and focuses on the objective of or purpose of the research। जब आपकी रिसर्च के अंदर एक आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हो कि आपका रियल क्वेश्चन क्या है, तो ये जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम है ये एक इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट होता है। इंटेरोगेटिव से मतलब क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा लाइन, एक कुछ ऐसे वर्ड्स का कलेक्शन जो आपसे एक इंटेरोगेशन करता है, आपसे प्रश्न पूछने की कोशिश करता है, जो कि आपके रिसर्च का जो पर्पस है, आपका जो पूरी स्टडी है उसके ऊपर सेंट्रिक होके आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये जो आपकी स्टेटमेंट होती है प्रॉब्लम से रिलेटेड, इट ओरिजिनेट्स, कभी भी एक प्रॉब्लम ना ऐसी ओरिजिनेट या फिर ऐसी इस्टेब्लिश नहीं होती है। प्रॉब्लम ऑलवेज कम व्हेन देयर इज गैप इन नॉलेज। जब भी आपको मान लीजिए एक साइंटिफिक इंक्वायरी करनी थी, ओके, साइंटिफिक इंक्वायरी करनी थी, इंक्वायरी करनी थी, पर आपके पास जो है डेटा नहीं था, आपके पास उस पर्टिकुलर इवेंट या फिर जिसके ऊपर भी आपको इंक्वायरी करनी है उस पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड आपके पास जो है इनफ इंफॉर्मेशन नहीं थी, यू लैक्ड डेटा और इंफॉर्मेशन, रिजल्टेंट आपकी प्रॉब्लम अराइज होती है। सो जो प्रॉब्लम होती है वो ओरिजिनेट करती है व्हेन देयर इज अ गैप इन द नॉलेज। जब आपकी नॉलेज में कहीं ना कहीं कमी होती है, देन ओनली एक प्रॉब्लम अराइज होती है। तो ये हाईलाइट करता है इस फैक्ट को कि रिसर्च के थ्रू हम रिक्वायर्ड फैक्ट्स को एक्सप्लेन कर पाते हैं साइंटिफिक नेचर में और अपनी नॉलेज को भी एस्टैब्लिश कर पाते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज the three main criteria by Kurlinger for good statement of problem। आपकी रिसर्च के अंदर आपका जो प्रॉब्लम होगा उसी की वजह से पूरी की पूरी रिसर्च चलती है, तो आपके पास एक अच्छी प्रॉब्लम की स्टेटमेंट होना चाहिए, वो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन एक अच्छी फॉर्मेशन में होना चाहिए। तो उसके लिए तीन बेसिस बताए थे कर्लिंगर, जो अपने एक साइकोलॉजिस्ट रहे। उन्होंने कहा कि जो तीन मेन फोकस होने चाहिए किसी भी एक रिसर्च के अंदर एक प्रॉब्लम को डिराइव करने का, एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन को फॉर्म करने का, वो होता है कि आप जो है फोकस रखें, अपना जो अपना मेन फोकस रखें वो रखें कि आप रिलेशनशिप को समझोगे, जो भी दो से या फिर दो से ज्यादा वेरिएबल्स उस पर्टिकुलर जो फैक्टर्स हैं उस रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व हैं, आप उनके ऊपर ही सेंट्रिक अपनी रिसर्च का जो है सारा मामला रखोगे। ठीक है, आपका जो प्रॉब्लम है वो क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए और उसके अंदर एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, इलॉजिकलनेस नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी क्लियर एंड डिफाइंड। ओके, डिफाइंड, ओके, इट शुड बी केपेबल ऑफ साइंटिफिक टेस्टिंग। ये होना चाहिए कि आपकी जो प्रॉब्लम है ना, अगर हम चाहें तो हम उसके ऊपर साइंटिफिक टेस्टिंग कर पाए, वो उतना पोटेंशियल रखना चाहिए, उसके अंदर इतना मटेरियल, इतना कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम, कि आपकी जो साइंटिफिक प्रॉब्लम है जिसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी रिसर्च बेस्ड है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, बेसिकली उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। दे सी, जो साइंटिफिक प्रॉब्लम होनी चाहिए वो होनी चाहिए क्लियरली रिटन, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए विद नो एम्बिग्विटी, कोई भी इलॉजिकल फैक्ट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी डायरेक्ट एंड डिफाइंड। ठीक है, और नॉर्मली एक क्वेश्चन फॉर्मेट में ही आप अपना प्रॉब्लम को रखते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन फॉर्मेट में ही। इट शुड एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। जो भी आपके रिसर्च के अंदर फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप पूछते हुए, उनके बीच के रिलेशनशिप को सेंट्रिक रख के ही आपकी प्रॉब्लम बननी चाहिए।
मान लीजिए अगर आप एक पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर आप इंटेलिजेंस लेवल को समझना चाहते हैं, ठीक है, और इंटेलिजेंस लेवल आपकी इन्फ्लुएंस होती है आपके एनवायरमेंट्स की वजह से भी और आपके जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से भी, ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से। तो जब आप कभी भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाएंगे इंटेलिजेंस को समझने के लिए, तो आप उसके ये सारे वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है ना, आप उसको भी अपने फोकस में रखोगे। आप ये जरूर देखोगे कि कैसे एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स मिलकर इंटेलिजेंस लेवल को सपोर्ट करते हैं या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। there should be this particular statement should be testable by empirical method, मतलब साइंटिफिक मेथड के थ्रू अगर हम चाहें तो अपनी प्रॉब्लम को हम टेस्ट भी कर पाए, तो वो उतना पोटेंशियल उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो प्रॉब्लम होती है एक रिसर्च के अंदर, जो आपकी साइंटिफिक प्रॉब्लम होती है वो सॉल्वेबल होनी चाहिए, ठीक है। ये नहीं है कि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, इट शुड बी सॉल्वेबल, ठीक है। वो क्वांटिटेटिव नेचर की होनी चाहिए और वो क्लियर एंड होनी चाहिए, डिफाइनाइट या फिर डिफाइंड दोनों ही यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है वेज इन विच प्रॉब्लम इज मैनिफेस्टेड। आपकी जो प्रॉब्लम है एक पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर, वो कौन से मेथड्स या वेज के थ्रू बिल्कुल डायरेक्टली क्लियरली विजिबल हो पाएगी, सामने दिख पाएगी। तो तीन वेज होते हैं जिनके थ्रू आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो या फिर मैनिफेस्ट कर सकते हो। सबसे पहला है गैप इन नॉलेज। जब कभी भी आपके रिसर्च, आपका जो रिसर्च है उसका फोकस एक पर्टिकुलर इवेंट है या एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, तो जब आपका रिसर्च का फोकस ये है, अगर इन पर्टिकुलर इवेंट या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, कभी आपके पास डेटा नहीं होता, आपके पास अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो वो आपकी नॉलेज के अंदर गैप लाता है, रिजल्टेंट वो आपकी प्रॉब्लम को क्लियरली शो कर पाता है। तो जब भी आपकी नॉलेज के अंदर एक पर्टिकुलर इवेंट या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड गैप होगा, तो आपको वो क्लियरली एक प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करने के लिए हेल्प आउट करता है। If there is a noticeable gap or absence of information, तो हमें रिसर्च प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमें क्लियरली दिख जाता है कि यहाँ पर लैकिंग है और हमें यहाँ पर अपना काम करना पड़ेगा। हमें उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए और इंफॉर्मेशन को और डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सो दैट हम उस पर्टिकुलर जो नॉलेज के बीच में जो गैप आया है उसको फिल कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे यूजिंग अ पर्टिकुलर रिसर्च मेथड, ठीक है। सेकेंड जो वे है, जो तरीका है, वो है कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट। जब आप एक ही पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बार बारी अपने एक टेस्ट कर रहे हैं, बार बारी आप अपने इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं और सेम फील्ड के अंदर हो रहा है, तो जायज है आप एक्सपेक्ट करोगे कि सेम या सिमिलर रिजल्ट्स आने चाहिए। पर अगर वहां पर आपको रिजल्ट्स अलग दिखते हैं या एक जैसे सिमिलर रिजल्ट नहीं दिखते हैं एक सेम फील्ड के इन्वेस्टिगेशंस के अंदर, तो वहां पर आपको दिखता है कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स, मतलब आपका जो रिजल्ट आप चाह रहे थे जो कि आने वाला था वो आया नहीं। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं रिसर्च की जरूरत पड़ेगी और आपको एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ठीक है। एक और है एक्सप्लेनिंग अ फैक्ट। कई बार ऐसा होता है एक रिसर्च के अंदर या जनरल में भी, जब आप एक पर्टिकुलर फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो या किसी भी इवेंट को समझने की कोशिश कर रहे हो, एंड बाय चांस यू आस्क योरसेल्फ व्हाई दिस पर्टिकुलर फैक्ट और व्हाट इज दिस पर्टिकुलर फैक्ट, और आप उस पर्टिकुलर फैक्ट को नहीं समझ पाते हो, तो भी आपको रिसर्च प्रॉब्लम का वहां पे एग्जिस्टेंस देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखेंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, किन फैक्टर्स की हेल्प से कहीं ना कहीं हमें हेल्प मिल जाएगी कि हम रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाते हैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर। सबसे पहला है हमारा पर्सनल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो होता है, जो हम डेली लाइफ में अपना एक एक्सपीरियंस विदहोल्ड करते हैं, वो हमें हेल्प करता है कि हम ऑब्जर्व कर पाए और आइडेंटिफाई कर पाए सारी प्रॉब्लम्स को और कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस भी निकाल पाए, ठीक है। एक तो ये हो गया। सेकेंड वे है वो है एग्जिस्टिंग थ्योरी।
आप देखते हो कि कभी भी एक पर्टिकुलर, जैसे हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स एंड सच स्टफ के अंदर, तो आप फर्स्ट यूनिट जरूर देख लेना। तो जब हम देखते हैं कि कोई भी पहले से एक थ्योरी बनी हुई है, कोई भी पहले से एक थ्योरी पूरी फॉर्म हो चुकी है, तो वो जो थ्योरी है ना, वो हमारे लिए एक अच्छा सोर्स बन सकता है कि हम एक प्रॉब्लम को उसके थ्रू समझ पाए, एक प्रॉब्लम को डिराइव आउट कर पाए। क्योंकि देर कैन बी चांसेस कि उस पर्टिकुलर थ्योरी के किसी भी एक सेक्शन के अंदर हमें क्लिनिकल रिसर्च को अप्लाई करना पड़ जाए और उसके थ्रू हम अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व या फॉर्मुलेट करना आ जाए। ठीक है। फिर होता है थर्ड मेथड, फिर थर्ड वे जिसके थ्रू आप एक रिसर्च के अंदर प्रॉब्लम को समझ पाते हैं, वो होता है जब आप लिटरेचर और मीडिया को रिव्यू करते हैं। लिटरेचर के नए नए सोर्सेज होते हैं, जैसे कि डिफरेंट मैगजीन्स एंड ऑल द स्टफ। स्पेशलाइज्ड सोर्सेज भी होती हैं जो स्पेसिफिक बुक्स होती हैं। ये सारी चीजें ना हमारे लिए एक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च बेस बन जाता है, क्योंकि इनके थ्रू हम एक वाइडर स्फेयर के अंदर बातों को समझते हैं, चीजों कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो देयर कैन बी चांसेस कि हमें कहीं ना कहीं पे जरूरत पड़ सकती है कि हम एक रिसर्च कंडक्ट करें। तो जब भी आप किसी भी लिटरेचर को या मीडिया को रिव्यू करते हैं या समझते हैं, उसको उसके साथ एनकाउंटर करते हैं, तो आपको आइडियाज मिलते हैं अपनी स्टडी के लिए, अपनी रिसर्च के लिए। तो ये तीनों वेज थे थ्रू विच यू कैन आइडेंटिफाई अ रिसर्च प्रॉब्लम। जब भी आप एक रिसर्च प्रॉब्लम को सर्च करते हैं अपनी बेसिकली पूरी स्टडी के लिए, तो वहां पर बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं या फिर कंसिडरेशंस होती हैं। वो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं आपकी रिसर्च को या रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने में, और भी ज्यादा एक तरीके से वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपका इंटरेस्ट कौन से स्फेयर में है, कौन से सोर्सेस में है, कौन से टाइप में है, ये सब में भी बेसिकली हेल्प करता है आपके रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट करने में। मैग्नीट्यूड कितना है एक पर्टिकुलर इवेंट का, कितना एक्सपर्टीज है आपके पास, एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की कितनी रेलेवेंस है आपके पास, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या इवेंट से रिलेटेड कितना डेटा है, ये भी इन्फ्लुएंस करेगा कि आप उसको सिलेक्ट करोगे एज अ प्रॉब्लम और नॉट। आपके पास उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में कितनी क्लैरिटी है, वो भी हेल्प करता है आपको एक रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने में। एथिकल इश्यूज कितने रिलेटेड हैं उस पर्टिकुलर इवेंट से, रिलेटेड कितने एथिकल इश्यूज अराइज हो सकते हैं। अगर ज्यादा एथिकल इश्यूज एक पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर आते हैं, तो हमारा वहां पे कॉस्ट बेनिफिट रेशियो घट जाता है, क्योंकि वहां पे हमारा लॉस होता है। तो ऐसे वाले कॉन्सेप्ट्स को या ऐसे वाले डोमेन्स को हम नॉर्मली नहीं लेते, जहां पर हमारे एथिकल इश्यूज जरूरत से ज्यादा होते हैं। एथिकल इश्यूज के बारे में और बहुत सारी चीजें हमने यूनिट 1 में पढ़ी थी। तो आई होप आप एक बार यूनिट 1 की सारे पार्ट्स को कंप्लीटली देख लें, सो दैट आपको एक बेटर इंसाइट मिल पाएगा सारे फर्दर कॉन्सेप्ट्स के अंदर, राइट। सो लेट्स कंटिन्यू एंड सी के हाउ वी कैन फॉर्मुलेट रिसर्च प्रॉब्लम। हम रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे फॉर्मुलेट करते आ रहे हैं। सी, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक या प्रॉब्लम या पर्टिकुलर इशू, ठीक है, अगर वो डिफाइंड है, अगर हम उसको समझ पा रहे हैं, उसके बारे में हम जान पा रहे हैं, उसको हम एक रिसर्च प्रॉब्लम बोल सकते हैं यूजिंग इन्वेस्टिगेशन, थिंकिंग एंड रिसर्च। जब हम बहुत ज्यादा उन इश्यूज को समझेंगे, उनकी इन डेप्थ नॉलेज लेंगे, उन प्रॉब्लम्स को, उन टॉपिक्स को समझेंगे, तो हम देख पाएंगे यहाँ पे हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, बहुत टाइम देना पड़ेगा, आपको डेप्थ देनी पड़ेगी, आपको कंसंट्रेशन लगानी पड़ेगी, अपना टाइम एनर्जी सब कुछ देना पड़ेगा। तब जाके आप जो है एक रिसर्च प्रॉब्लम को डेवलप कर पाते हो। तो ये जो अपने रिसर्चर्स होते हैं, जो अपने थ्योरिस्ट होते हैं, इनको भी अपने एक टारगेट को, एक थ्योरी को डेवलप करने में, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ना बहुत एफर्ट और बहुत इन्वेस्टिगेशन, ये सब कुछ एफर्ट लगता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है, हमें रिसर्च प्रॉब्लम को बेसिकली ढूंढना ही क्यों है, फॉर्म ही क्यों करना है। क्योंकि आप किसी भी स्टडी के अंदर देखते हैं, साइंटिफिक स्टडी के अंदर देखते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, आप अपनी प्रॉब्लम के लिए एक स्टेटमेंट को बनाएं। ठीक है।
आप जब एक रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, ये हेल्प करता है आपको एक क्लियर इकोनॉमिक रिसर्च प्लान को डेवलप करने में, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, तो आप उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, उससे सॉल्यूशन ढूंढने के लिए भी इफेक्टिव प्लान्स को फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, जब आप एक रिसर्च प्रॉब्लम को बनाते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, तो वो एक फाउंडेशन होता है, एक पूरा का पूरा बेस होता है आपकी रिसर्च स्टडी के लिए। ठीक है, जब भी आप एक रिसर्च प्रॉब्लम को बनाते हैं अपनी स्टडी के दौरान, तो वो एक तरीके से इनपुट होता है जो कि आप अंदर डाल रहे हो, एक पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, और बदले में आपको एक क्वालिटी कंटेंट मिलेगा जिसकी वैलिडिटी भी होगी। ठीक है, फिर आप देखते हो कि जब आप रिसर्च प्रॉब्लम को बनाते हो, एक पर्टिकुलर रिसर्च को समझ, एक प्रॉब्लम को समझते हो, उसको आइडेंटिफाई करते हो, उसको सेलेक्ट करते हो, तो उसके थ्रू आप जो है उस पूरी रिसर्च का स्टडी डिजाइन भी समझ पाते हो, आप सैम्पलिंग स्ट्रैटेजी भी समझ पाते हो, आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ टूल्स भी समझ पाते हो, और आप कुछ मेथड्स भी यूज समझ पाते हो कि आप अपने डेटा को, जब रिजल्ट आएगा, आप उसको कैसे एनालाइज करो। तो अभी स्टडी डिजाइन क्या होता है, सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या रहेंगे, ये सब कुछ हम फर्दर यूनिट्स में देखने वाले हैं। ये पर्टिकुलरली आपको एक तरीके से इंट्रोड्यूस करा रहा है इन टर्म्स के साथ, इन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स के साथ। लास्ट टॉपिक है आज का, वो है टाइप्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कि आपकी जो रिसर्च की प्रॉब्लम है उसके टाइप्स क्या हो सकते हैं। तो इसके 4 टाइप्स होते हैं, 2 आपको इस स्लाइड पे दिख रहे होंगे और 2 पीछे वाली नेक्स्ट स्लाइड पे होंगे। तो सबसे पहले आप देखोगे कि पहले आपको समझना होगा वेरिएबल क्या होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। किसी भी रिसर्च के अंदर या किसी भी स्टडी के अंदर, ठीक है, तो आपको जो है कुछ फैक्टर्स मिलते हैं जो कि उस पर्टिकुलर रिसर्च को, उस स्टडी को, उस कॉन्सेप्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं, चेंज करने की क्षमता रखते हैं, तो उन्हीं को हम वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल्स वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि कभी भी स्टेबल नहीं होते। वेरिएबल के अंदर ही शब्द है वेरिएट, वेरी, मतलब कि बदलते रहने वाले कुछ फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स दैट कीप ऑन चेंजिंग विद टाइम इन अ पर्टिकुलर रिसर्च। तो वेरिएबल्स आपके बेसिकली फोकस होते हैं किसी भी रिसर्च के अंदर, क्योंकि वो ही इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी पूरी स्टडी को। तो हमने अपने वेरिएबल के बेसिस पे ही अपने रिसर्च प्रॉब्लम्स को डिवाइड कर रहा है। सबसे पहले है यूनिवेरिएबल प्रॉब्लम। यूनि का मतलब होता है वन, वेरिएबल आपको पता है और प्रॉब्लम आपको पता है। तो ये वो वाले प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पर आपका जो फोकस है वो सिर्फ एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर होता है, और आप कुछ एजम्पशंस को फॉलो करके ही, मतलब आपका पूरा रिसर्चर का जो फोकस रहेगा वो सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर रहेगा जो कि इंडिपेंडेंट नेचर का है, जिसको आप मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप उसी वेरिएबल के रिगार्डिंग अपनी पूरी रिसर्च करोगे। ठीक है, इसको, इसके अंदर आप जब एनालिसिस करते हो, टेस्टिंग करते हो, तो आप एक हाइपोथेसिस को बिल्ड करते हो। हाइपोथेसिस क्या होता है कि जब भी आप रिसर्च अपनी बनाते हो, तो रिसर्च के अंदर आपको जो है अपनी एक स्टेटमेंट देनी होती है जिसको आप प्रूव करोगे यूजिंग सर्टेन मेथड्स। तो यूज, जब आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर लेते हो, उसको सॉल्व कर लेते हो, फिर आप एक अपनी हाइपोथेसिस को फॉर्मेशन या फिर एक तरीके से उसको बनावट देते हो। सो एनालाइज करने के बाद वेरिएबल को, यूनिवेरिएबल प्रॉब्लम के अंदर उस पर्टिकुलरली एक वेरिएबल को समझने के बाद आप अपनी हाइपोथेसिस की तरफ बढ़ते हो और ये देखते हो कि आपको अपनी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। ठीक है, अभी कुछ हो सकता है, कुछ टर्म्स आपको हेवी लगेंगी, तो विथ यूनिट्स, जैसे जैसे यूनिट्स पास होती जाएंगी, आपकी बहुत सारी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो है बाय वेरिएबल। बाय वेरिएबल मतलब, बाय मतलब टू। तो ये वो वाली प्रॉब्लम होती है रिसर्च के अंदर जहां पर आपके दो फैक्टर्स होते हैं, दो वेरिएबल के ऊपर आपका फोकस रहता है एज अ रिसर्चर। तो यहाँ पर आपके टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग, बिल्कुल अलग,
सिमिलर नहीं है, अलग है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर आपका जो है फोकस रहता है और उसी की वजह से आपकी जो है प्रॉब्लम का फॉर्मेशन होता है। थर्ड टाइप जो है वो है मल्टी वेरिएबल। मल्टी मतलब एक से बहुत ज्यादा। तो जब आपके दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं फोकस में एक पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर, तो उस वाली प्रॉब्लम को हम कहते हैं मल्टी वेरिएबल प्रॉब्लम। ठीक है। लास्ट फोर्थ है वो है ओपोनेंट वेरिएबल प्रॉब्लम। ओपोनेंट मतलब कि यहाँ पर आपके दो वेरिएबल होते हैं, वो आपके दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स होते हैं, वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं उस पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वाले वेरिएबल होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर पाओगे रिसर्च के दौरान। ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वाले वेरिएबल होते हैं जिनको आप एज ए रिसर्चर चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हो अपने जैसा भी आपको रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। तो इन दोनों वेरिएबल्स की एग्जिस्टेंस की वजह से एक पर्टिकुलर जगह पर जब इनकी एक जगह पे ये दोनों दो से ज्यादा ये वाले वेरिएबल्स एक साथ होते हैं, तो आपकी ओपोनेंट वेरिएबल वाली प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। And that was all for today, guys. Thanks a lot. Do give a watch to Unit 1 and stay tuned for more such parts and courses. Thanks a lot. Stay tuned. Take care. Bye bye.